Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you all the latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के इस खास शो क्रिप्टो वीकली रैप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। And the top story for today is RBI cancelled IPO-bound MobiKwik's payment aggregator license after it tied up with cryptocurrency exchanges and gaming applications. Indian banks question crypto industry shadow ban by NPCI. Is their shadow ban a violation of the Supreme Court ruling? Brian Armstrong, CEO Coinbase said. तो संदीप, ये सब शुरू हुआ जो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग सीईओ जो हैं कॉइनबेस के, वो इंडिया आए, स्पेसिफिकली बेंगलुरु आए टैलेंट हायर करने के लिए, और तब उन्होंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि उनकी पार्टनरशिप हुई है यूपीआई के साथ। तब एनपीसीआई ने ये शैडो बैन शुरू किया और इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले ये बैन नहीं था और अब ये बैन लगा, तो अब ये शैडो बैन क्यों है? शैडो बैन मतलब कि अनऑफिशियल बैनिंग, यानी कि कहीं भी आपने कुछ रिटन में अनाउंसमेंट नहीं की है। अब बैंक्स यही कह रहे हैं कि अगर आपको बैन लगाना है तो उसकी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी चाहिए, कुछ रिटन में आना चाहिए, लेकिन एनपीसीआई और आरबीआई ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो बैंक्स और जितनी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो इसे चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। और जितना भी हमने अब तक देखा है, आरबीआई के जितने भी उन्होंने कदम उठाए हैं, आरबीआई ने या फिर एनपीसीआई ने, वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को इतना अप्रूव और सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल रुचि, एनपीसीआई का जो स्टेटमेंट अभी किया हुआ है, जो शैडो बैन का हो रहा है, जैसा आपने कहा कि ये रिटर्न में नहीं है, तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है और जो एक्सचेंजेस है उनमें कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। पता नहीं अभी सरकार इस पे क्या निर्णय लेगी, पर ये जो भी कुछ होगा ये पॉजिटिव वे से होना चाहिए ताकि इंडिया कहीं पर पीछे नहीं रहे। एक्चुअली बढ़ते अगली खबर की ओर। इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली चारों तरफ से त्रस्त हो चुकी है। ऑलरेडी 30% टैक्स स्लैब के कारण इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस का ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर 60% से कम हो गया है। ऊपर से क्रिप्टो ट्रेडिंग शैडो बैन के कारण WazirX जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम $90 मिलियन से कम होकर $27 मिलियन हो गया है। इसके अलावा 1 जुलाई से क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% TDS अप्लाई भी होने वाला है। ये बैक ब्रेकिंग टैक्सेस इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री को कंप्लीटली टूटने न दे, इसलिए WazirX के वाइस प्रेसिडेंट राजागोपाल मेनन, यूनोकॉइन एक्सचेंज के फाउंडर सात्विक विश्वनाथन और बाकी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस गवर्नमेंट को बार बार अर्ज कर रहे हैं कि वो क्रिप्टो पर सिक्योरिटीज जितना ही टैक्स लगाए। आशा करते हैं कि सरकार इस मामले पर एक सूचित और एक प्रॉपर डिसीजन ले। आपको क्या लगता है कि सरकार इस पे डिसीजन ले पाएगी? डिसीजन तो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, जो भी आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं उस पर 15% टैक्स लगता है, और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती है उस पर 0% टैक्स लगता है। और साथ ही आप अपने लॉसेस को ऑफसेट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है उसको आप ऑफसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं या इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, उनकी ये मांग है कि क्रिप्टो सिक्योरिटीज़ की तरह उसको अप्लाई किया जाए, जैसा टैक्सिंग चीज़ें जितने टैक्स लगते हैं सिक्योरिटीज़ पर, वैसे ही टैक्स जो है क्रिप्टो पर लगे कि 15% टैक्स हो या 0% टैक्स हो। जैसे कि क्रिप्टो में जो भी आपके लॉसेज हैं वो ऑफसेट नहीं होते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को भी ऑफसेट नहीं किया जाता, तो वो एक इक्वल चाहते हैं कि एक ही नज़र से सिक्योरिटीज़ और क्रिप्टो करेंसीज को देखा जाए, जो मुझे लगता है फिलहाल मुश्किल है। मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो अलग चीज होगी स्टॉक, और ये क्रिप्टो टोटली अलग मार्केट हो गया। लेट्स सी अभी क्या होता है आगे। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर और साथ में आरबीआई दोनों ही फिलहाल वो चाहते हैं, हालांकि वो क्रिप्टो को कुछ हद तक एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोबली क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा उछाल आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेगुलेशंस और टैक्सेस का प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया विल टेक अ कंसिडर्ड व्यू ऑन रेगुलेशंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन said, flagging concerns over likely misuse of crypto. The decision on crypto will not be rushed through, she said in an interaction at Stanford University. Cryptocurrencies can also be manipulated for money laundering or terror financing, the minister noted. तो निर्मला सीतारमन ने हमेशा ये कहा है कि वो हमेशा से क्रिप्टो को ये टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जो कहीं ना जोड़ कर देखती है, और उसमें थोड़ी सी वो देखती हैं कि इस तरफ बढ़ सकती है क्रिप्टो करेंसी। हालांकि जब आरबीआई ने कहा कि वो अपनी सीबीडीसी लेकर आएंगे, तो इस पर भी विचार हो रहा था कि
ब्लॉकचेन पर लाएंगे या नहीं लाएंगे तो कौन सी ब्लॉकचेन पर लाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने डिस्कशन किया एफएम ने, तो उन्होंने ये कहा कि वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर वो अच्छे से सोच विचार करके ही रेगुलेशंस लाएंगे। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहे हैं और सब जो क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए वो फिलहाल होल्ड पर है, आई थिंक सो, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है बहुत सिक्योर्ड है। और जैसे कि हमने जो लास्ट मंथ में भी हम लोगों ने शायद एक न्यूज़ भी कवर की थी कि जो भी सर्टिफिकेशंस जो हो रहे हैं वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो रहे हैं। तो पर क्रिप्टो करेंसीज के लिए थोड़ा डिफरेंट माहौल होता है, क्योंकि जैसे कि उन्होंने कहा बराबर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसमें और भी बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं तो रेगुलेशंस लाना जरूरी है। पर ऐसे रेगुलेशंस भी फाइनेंस मिनिस्टर चाहती हैं कि ग्लोबल रेगुलेशन स्टैंडर्ड हो जिसको कि सब फॉलो करें। एब्सोल्युटली यस रुचि, आखिरकार शेयर होल्डर्स के दबाव के कारण ट्विटर बोर्ड ने टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क की $44 बिलियन की ट्विटर टेकओवर डील एक्सेप्ट कर ली है। एग्रीमेंट के मुताबिक ट्विटर शेयर होल्डर्स को अब पर शेयर $54.20 मिलने वाले हैं। बिटकॉइन बुल माइक्रोस्ट्रैटेजी सीईओ माइकल सेलर और डोज कॉइन के फाउंडर बिली मार्कस ने ट्वीट करके मस्क को इस डील के लिए बधाई दी है। इस डील से मस्क के फेवरेट मीम टोकन डॉज कॉइन में 24 आवर्स के अंदर 35% का उछाल आया। रुचि क्या कहेंगे अभी इस पर? वेल इलॉन मस्क का जो प्यार था ट्विटर के लिए वो आई थिंक जग जाहिर था, क्योंकि हर बार वो कुछ इंटरेस्टिंग ट्वीट करते थे और उससे जो है पूरी मार्केट इन्फ्लुएंस होती थी, लोग इन्फ्लुएंस होते थे और अकॉर्डिंगली हम रिपरकशंस भी देखते थे। एंड तो इंटरेस्ट तो था ही, अब उन्होंने टेक ओवर करना ही था, उन्होंने मन बना लिया था, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन अब खबर ये भी सुनने में आ रही है कि हो सकता है कि अब जो भी ट्विटर पर एडवर्टाइजमेंट्स हों या कोलैबोरेशंस हों, उसकी जो पेमेंट है वो मस्क जो है डोज कॉइन में एक्सेप्ट करे। हाँ, क्योंकि डोज कॉइन का वो बार बार मतलब मैक्सिमम ट्वीट्स उनके डोज कॉइन के लिए ही हुआ करते थे। और एक बात भी हो सकती है, क्योंकि ट्विटर पर जैसे आप देखते हैं कि फेक मैसेजेस का भी प्रमाण बहुत बढ़ते जा रहा था। तो शायद इनके आने से अभी वो भी कंट्रोल होने की आवश्यकता है। जैसे इंडिया में क्या है, हाँ, इंडिया में कई बार क्या है, कुछ अकाउंट्स को मतलब इस तरह से कंट्रोल है कि कुछ अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता था या डीएक्टिवेट कर दिया जाता था कुछ टाइम के लिए। हमने देखा सेलिब्रिटीज के साथ हुआ है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट किया है या कुछ ऐसा ट्वीट किया है जो कि नहीं पसंद आया गवर्नमेंट को, तो उन्होंने उनके अकाउंट को फ्रीज किया है। लेकिन मस्क का एक अलग ही सोचना है, उनका विचार अलग है। वो चाहते हैं कि ट्विटर पूरी तरह से फ्री स्पीच हो, किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो उसमें। हाँ, ये तो होना जरूरी है, क्योंकि ये सभी के लिए इजी हो जाएगा और ये सब स्मूथली चलेगा। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। फेडरल रिजर्व द्वारा एग्रेसिव रेट में हुई वृद्धि के डर के बीच अब यूएस इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में रुचि आपको बता दूं कि अगले हफ्ते फेड मीटिंग से पहले ही इन्वेस्टर्स ने जोखिमों से बचना शुरू कर दिया है, जिसमें 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज ने बिटकॉइन के फॉर्च्यून को ट्रैक किया, वहीं दूसरी तरफ गिरावट के बीच डोज कॉइन में उछाल भी देखने मिला है। तो इस उछाल की वजह टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा ट्विटर को टेक ओवर करना भी हो सकता है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है बिटकॉइन की कि पिछले 10 सालों में अप्रैल बहुत ही क्रूशल मंथ रहा है बिटकॉइन के लिए। और ये देखा गया है कि अप्रैल में हमेशा बिटकॉइन बहुत ज़्यादा उछाल लेता है। तो अगर हम देखें 10 सालों में अप्रैल में स्पेशली जो है बिटकॉइन का 51% हाइक रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ 3 साल ऐसे हैं जब अप्रैल में गिरावट देखने को मिली। एक 2014 में तब 6% गिरावट हुई, 2015 में 4% गिरावट हुई और इस साल 2022 में जो इस हफ्ते की गिरावट देखेंगे 3% है और पूरा जो महीना है वो क्लोज हो रहा है अराउंड 12% की गिरावट के साथ। तो दिस इज़ वेरी अनयूजुअल। और इसकी कहीं ना कहीं जो इसका रीज़न था कि बिटकॉइन में हमने इतनी गिरावट देखी वो ये थी कि जो फेडरल चेयरमैन है, फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उन्होंने पिछली मीटिंग में अनाउंस किया था कि अगली मीटिंग में यानी कि मई में जो पूरा ओवरऑल हाइक है वो 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है। का एक रेपरकशन था, वही हमने मार्केट सेंटिमेंट देखा कि ओवरऑल सारी क्रिप्टो करेंसी जो हैं वो थोड़ी नीचे गिरी हुई देखी। तो आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज अ बिग वीक फॉर बिटकॉइन अडॉप्शन अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया ऑफ कोर्स। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट सेड इट प्लान्स टू लेट इन्वेस्टर्स ऐड बिटकॉइन टू देयर 401k रिटायरमेंट अकाउंट्स, मेकिंग इट द फर्स्ट रिटायरमेंट प्लान प्रोवाइडर टू अलाउ इट. Fidelity is the largest 401k plan provider in the US, acting as custodian for 23,000 plans which have 20.4 million participants. तो फिलहाल यूएस एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा है, इट्स अबाउट 8%. तो ऐसे में लोग अगर इन्वेस्ट भी करते हैं बॉन्ड्स में तो रिटर्न कुछ 2 या 3% आता है.
यानी फिर भी थोड़े से लॉसेस में ही कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन रहती है। तो ऐसे में जो फिडेलिटी ने बिटकॉइन को अपने रिटायरमेंट प्लान में, पेंशन प्लान, हाँ रिटायरमेंट प्लान में जो एक्सेप्ट करने के लिए या फिर कह रहे को उसको उसमें जोड़ने की बात कही है, वो लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर हम देखेंगे बॉन्ड्स में जो रेट हाइक हुआ है या उससे रिटर्न्स जो मिले हैं वो कुछ 14.8% है, लेकिन 2010 से अगर हम देखें बिटकॉइन ने कितने रिटर्न दिए हैं तो वो है ऑलमोस्ट 230%। तो एटलीस्ट लोग अपने रिटायरमेंट में खुश होंगे कि अच्छा पैसा उन्हें या अच्छा रिटर्न उनको बिटकॉइन से मिलेगा। तो शायद ये दुनिया का आई थिंक ये पहला ही बैंक होगा जो इस तरह का पेंशन प्लान लॉन्च कर रहा है। शायद अभी इसे देखकर और भी बैंक जो है वो मतलब उसको भविष्य में फॉलो भी कर सकते हैं। तो रुचि, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ड्रैगन फ्लाई कैपिटल ने टाइगर ग्लोबल, KKR और सिक्वाया चाइना लेड फंडरेज में अपने थर्ड फंड के लिए $650 मिलियन रेज किए हैं, जिसे फर्म के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू अराउंड $3 बिलियन हो गई है। ड्रैगन फ्लाई इस फंड का उपयोग ब्लॉकचेन और क्रिप्टो कंपनीज के थ्रू न्यू डिजिटल इकोनॉमीज क्रिएट करने के लिए भी करेगी। अब हम फंड रेजिंग से फंड स्टीलिंग की न्यूज इस वीक की हैकर रिलेटेड खबरों की तरफ बढ़ते हैं। Actually, वो बिग न्यूज थी। The US Treasury Department Office of Foreign Asset Control on late last week added 3 Ethereum addresses to its sanctions list linked to the theft of around $600 million from Axie Infinity Ronin Bridge। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, जहां ऑलमोस्ट $625 मिलियन जो है वो Axie Infinity के गेम का जो प्लेटफॉर्म है उससे हैकर्स ने चुरा लिए थे, जो लास्ट टाइम जो हुआ। हाँ, चुरा लिए थे। मतलब Axie ने ये भी कहा था कि वो अपने प्लेयर्स को रीइंबर्स करेंगे, पैसे लौटा देंगे और उसके लिए आई थिंक वो सब उन्हें हेल्प भी करने वाले हैं। हाँ, बाइनेंस से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लिया था। और अब बात ये आ रही है कि ये जो भी वॉलेट्स ट्रेस किए हैं वो कहीं ना कहीं साउथ कोरिया के जो हैकर्स हैं उनसे लिंक्ड हैं और उनके वॉलेट्स में एक्सी का पैसा भी देखा गया है। वैसे सर यही हैक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड एप यॉट क्लब इंस्टाग्राम अकाउंट एंड डिस्कॉर्ड सर्वर were both hacked on Monday with an unofficial mint link being sent out to followers. Rough estimate losses due to the scam are 4 bored apes, 6 mutant apes and 3 BAKC as well as assorted other NFTs estimated at a total value of around $3 million। तो यहाँ पर hackers ने ना सिर्फ हैक किए सारी NFTs बल्कि वो इतने शातिर थे कि उन्होंने कुछ 47 NFTs हैक हुई थी, उनमें से 23 NFTs को वापस रीसेल भी कर दिया और उसमें से $2.4 मिलियन की सेल भी हो चुकी है। वेरी स्मार्ट दे आर। तो ये तो थोड़ी NFTs को लेकर थोड़ी सी सैड न्यूज़ थी, लेकिन अब बढ़ते एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ। Kalyan Krishnamurthy, CEO of e-commerce major Flipkart, said Flipkart is in the early stage of building its own non-fungible token-related businesses. Flipkart is thinking of using its flagship sale event later in the year to unveil NFT-related products. तो अच्छा है कि इंडिया में ई-कॉमर्स जो है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज को। करेक्ट। देखते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया जायंट फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने मेटावर्स रिलेटेड डिवीजन रियलिटी लैब्स के फर्स्ट क्वार्टर में $2.96 बिलियन का लॉस बुक किया है। लॉस के बावजूद मेटा ने सैन फ्रांसिस्को में मेटावर्स के लिए वॉल टू वॉल LCD स्क्रीन वाले मेटावर्स स्टोर ओपन करने की घोषणा भी की है। इस स्टोर में कस्टमर्स AR VR इक्विपमेंट्स ट्राई करके मेटावर्स की एक झलक देख पाएंगे, जो कि लोग क्यों ना करें, क्योंकि मेटावर्स डिवीजन भले ही लॉस में है लेकिन मेटा प्लेटफॉर्म्स ने फर्स्ट क्वार्टर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू ओवरऑल $27.2 बिलियन जनरेट किए हैं। इतना तय है कि मेटावर्स की क्रिएट करने में बिलियन ऑफ डॉलर्स और लगेंगे, बट विद लो प्रॉफिट कंपेयर टू लास्ट ईयर। मार्क ज़करबर्ग शायद अपनी मेटावर्स रेस के गियर फास्ट से स्लो की तरफ बदल दे, ये तो समय ही बताएगा। बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग इज़ वेरी वेरी फोकस्ड एंड उन्हें पता है कि उनका जो फोकस है वो मेटावर्स पे है। उन्होंने लास्ट ईयर कुछ $10 मिलियन इन्वेस्ट किए थे या डाले थे इसमें, मेटावर्स में खर्च किए थे, और $3 बिलियन का लॉस होने के बावजूद हम सुन रहे हैं कि उन्होंने स्टोर्स में LCD स्क्रीन्स लगाई हैं और क्या क्या उनके प्लान्स हैं। तो ही नोज कि मेटावर्स में बहुत ग्रोथ है, इसमें स्कोप है। मतलब मेटावर्स को लेकर वो इतना क्या प्लान कर रहे हैं, लॉस होने के बावजूद भी वो मतलब उनकी एक्टिविटी इतनी उसमें बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अभी मेटावर्स में बहुत सारे फैशन शोज हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब उनका जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इससे हम देख सकते हैं, क्योंकि लॉस होने के बावजूद एक बंदा इतना काम कर रहा है और भी ज़्यादा आगे जा रहा है, मानना पड़ेगा। कुछ ना कुछ फ्यूचर फोकास्ट कुछ हद तक वो कर सकते हैं। इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। बढ़ते हैं आगे, और आगे काफ़ी एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबरें हैं। सो Heftyverse Web3 इनिशिएटिव बाय हंगामा हैज कोलैबोरेटेड विद इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार अजय देवगन टू ड्रॉप द फर्स्ट NFT गेम एंड डिजिटल कलेक्टिबल्स ऑफ द लीड ट्रायो ऑफ द मूवी अजय देवगन, अमिताभ बच्चन एंड रकुल प्रीत सिंह Runway 34 in the metaverse.
वैसे हमने अब तक देखा कि RRR या फिर KGF, राधे श्याम, बहुत सी मूवीज़ जो हैं उन्होंने मेटावर्स पे अपना प्रमोशन किया, अवतार्स लेकर आए, लेकिन ये पहली NFT गेम है जो कि रनवे 34 के साथ शुरू होगी। लेकिन आगे भी और खबर है बॉलीवुड से लेकर और या फिर कहें एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से लेकर। Frantico, a digital license platform of Vista Media Capital, will launch its first metaverse experience known as Vistaverse in partnership with Kamal Hassan's movie Vikram at the prestigious Cannes Film Festival. तो अब हम कांस तक पहुंच चुके हैं अपने मेटावर्स और NFTs को लेकर। नहीं रियली, क्योंकि अब मेटावर्स में अभी जिस तरह से एक्टिविटीज इतनी ब्रॉडली हो रही है ना, अभी इसमें खास करके मैंने देखा है कि यंग जनरेशन भी इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड, जैसे अभी आपने जो खबर पढ़ी, ये जो अजय देवगन उन्होंने जो मूवी उनकी लॉन्च की है, तो देखते हैं मेटावर्स में अभी आगे आगे क्या क्या होता है। तो आज के इस वीकली रैप में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं नए वर्ल्ड की बिल्कुल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसलकर एंड दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिप्टो TV. Have a great weekend.